ग्रंथ चल रहा राजवार्तिक आचार्य भगवान भट्टाकलंग स्वामी उमा स्वामी महाराज के सूत्रों की व्याख्या करते हुए यह मध्य लोक का वर्णन कर रहे थे। वक्षार गिरि विजयार्थ पर्वत आदि का वर्णन किया है। अभी अपन और चलते हैं। कल क्या बता रहे थे? प्रेक्षाग्रह 64 स्कंद ऊंचाई क्या था कल? चैत्र वृक्षों के नाना मणियों में रत्नपीठ एवं स्थित 16 योजन ऊंचे 1 कोस लंबे और चौड़े महेंद्र ध्वज हैं। ठीक है। 16 ऊंचे योजन है। चैत्र वृक्ष के बारे में कल बताया था। चैत्र वृक्ष में तीर्थंकरों की प्रतिमाओं से पवित्र हैं वो चैत्र वृक्ष। ठीक है। स्कंद जो ऊंचे हैं वो। अब और महेंद्र ध्वज के बारे में कहते हैं, उन महेंद्र ध्वजों के आगे 100 योजन लंबी 50 योजन चौड़ी और 10 योजन गहरी नंदा नाम की वापिकाएं हैं। इन बावड़ियों के आगे अरहन भगवान के मंदिरों के मध्य भाग से 16 योजन लंबे 8 योजन चौड़े 8 योजन ऊंचे रत्न निर्मित देवच्छंद गर्भगृह हैं। उन देवच्छंदों में तप्तायमान स्वर्ण के समान हस्त पाद तल तालु और जिह्वा वाली लोहिताक्ष मणि से घेरे हुए स्फटिकमय नयन तथा अरिष्ट मणि से निर्मित आँख के तारा जिनके रजतमय दंत पंक्ति से शोभित हैं। विद्रुम की कांति के समान अधर ओठ पुट वाली अंजन मणि के मूल भाग के समान कृष्ण वर्ण के नेत्र के पक्ष में और भ्रुकुटियों के अग्रभाग में शोभित नील मणि के समान रचित कृष्ण वर्ण के कुंतल केशपात से युक्त हाथ में श्वेत वर्ण के चंवरों को लेकर पार्श्व भाग में स्थित तथा विविध प्रकार के मणियों एवं स्वर्णों से निर्मित आभूषणों से शोभित यक्ष और नागों के जोड़े हैं। देखो कहाँ देवच्छंद बने हुए हैं, कहाँ पर महेंद्र ध्वज बना हुआ है। उस महेंद्र ध्वज के आगे 100 योजन लंबी 50 योजन चौड़ी और 10 योजन गहरी नंदा नाम की वापिकाएं हैं। उन बावड़ियों के आगे अरहन भगवान के मंदिर के मध्य भाग में मंदिर के मध्य भाग में ये यक्षों की प्रतिमा कैसी है? तो रत्नों की बनी हुई है, लेकिन उसमें ये यहाँ पे कौन से नील रत्न बने हैं, यहाँ पर श्वेत रत्न है। जैसे कि पूरे के पूरे पेंटिंग से बनते हैं ना, ऐसे वो पेंटिंग नहीं है, लेकिन रत्न ही वैसे हैं कि वो केश के वो वाले रत्न, होठ में अधर में गुलाबी वाले रत्न, ऐसे पूरे रत्नों से निर्मित। और उसमें भी जो प्रतिमाएं दिखाई थी ना, गंगा नदी गिरती है, उसका वर्णन आता है जटाजूटधारी प्रतिमा, ऐसा हमने सुना है वर्धमान सागर महाराज से। तो उसमें नहीं दिखाया, हालांकि उसने इस सोनगढ़ी लोगों ने बनाया मुमुक्षुओं ने, तो उड़ा दी होगी क्या चीज। तो ये बता रहे हैं यहाँ पर आदिनाथ भगवान की जटा ना नहीं, पार्श्व भाग में स्थित तथा विविध प्रकार के मणियों एवं स्वर्णों से निर्मित आभूषणों से सुशोभित यक्ष और नागों के जोड़े हैं, जिनके जो प्रतिमा सुश्लिष्ट 1008 लक्षणों एवं व्यंजनों से चिन्हित हैं, जिनमें वैडूर्य मणि का दंड लगा है, मणि स्वर्ण और मोतियों से जो अलंकृत हैं, रत्नशालाओं से शोभित हैं, सैकड़ों स्वर्णमयी लटकनों के धारक और रजत पत्रों से मनोहर ऐसे छत्रादि अष्ट प्रातिहार्यों से व्याप्त हैं, सदा भव्य जनों के स्तवन वंदन और पूजन के योग्य हैं, अनादि निधन है। ऐसी 500 धनुष ऊंची विशिष्ट गुणों से संस्कृत भृंगार कलश दर्पण चवर बीजना छत्र और सुप्रतिष्ठित आदि 108 मंगल द्रव्य रूप उपकरणों से युक्त वर्णातीत वैभव संपन्न साक्षात जिन धर्म की मूर्ति के समान अनादि निधन 108 अरहंत प्रतिमाएं हैं, अर्थात प्रत्येक देवच्छंद में 108 प्रतिमाएं हैं। यक्ष और नागों के जोड़े अलग हैं और भगवान की प्रतिमाएं भी ऐसी है ना,
क्या कि लाल नख मुख नयन श्याम अरु श्वेत है, श्याम रंग भौ सिर केस छवि देत है। यानी भगवान की प्रतिमा है पाषाण की, लेकिन तुमको लगेगी कि ये जैसे साक्षात हैं वो, क्योंकि वो मणि भी वैसे वैसे लगे हैं कि वो पेंटिंग जैसे प्रतिमा बनती वैसी प्रतिमाएं मालूम पड़ेगी। कितनी ऊंची है तो 500 योजन ऊंची, 500 धनुष ऊंची, और विशिष्ट गुणों से अलंकृत। और वहाँ पर 108 क्या है, मंगल द्रव्य, भृंगार, कलश, दर्पण, चमर, बीजना, छत्र और सुप्रतिष्ठित। दूसरे द्वीप में भी मूर्ति है भगवान की, प्रतिमा है। इसके नीचे हर देवों के भवनों में अकृत्रिम प्रतिमाएं हैं। मध्यलोक में 458 अकृत्रिम प्रतिमाएं हैं, जो नंदीश्वर द्वीप, कुंडलवर द्वीप, रुचिकवर द्वीप वहाँ तक, उसके आगे में नहीं है कहीं। यहाँ पर 2.5 द्वीप में है, इसके बाद में सीधे 8वें नंबर के द्वीप में है, उसके बाद में 11वें नंबर के द्वीप में है, उसके बाद 13वें नंबर के द्वीप में, फिर कहीं पे बीच में मध्य में प्रतिमाएं नहीं है। सबसे आखिरी नहीं है उसमें प्रतिमा। सबसे आखिरी में पड़ी थी क्या अपन, ध्यान नहीं आ रहा। हाँ शायद, पता नहीं। हाँ देखता हूँ, एक मिनट रुको, बताओ। एक सबसे लास्ट में बताया था। कुंडलवर द्वीप, रुचिकवर तक वहीं तक है। लास्ट में स्वयंभू रमण में तो नहीं है लगता। स्वयंभू रमण पर्वत के आधे द्वीप समुद्रों में कर्म तिनच कर्म में प्रथम स्थान, पंचम स्थान, देव संबोधन, जाति स्मरण, वहाँ पर प्रतिमा नहीं दी है, प्रतिमा को वर्णन नहीं है। अभी तक तो नहीं दिख रहा है इसमें, ऐसा जाने। फिर आगे चलते हैं अब, ठीक है। महेंद्र ध्वज के आगे यहाँ पर ये बताया वर्णन। अब भूमि तल से 500 योजन ऊपर जाकर 500 योजन विस्कंभ चौड़ाई वाला और मेरू के समान आयाम लंबाई का धारक, श्रेष्ठ पद्मवर वेदिका से वेष्टित और चूड़ी के समान गोल परिधि वाला नंदनवन है। अब नंदनवन बता रहे हैं, चल रहे सुमेरु पर्वत का वर्णन चल रहा था, है ना। तो सुमेरु पर्वत नहीं चल रहा था, यहाँ तो और कुछ चल रहा था। तो अभी नंदनवन बता रहे हैं। नंदनवन में बावड़ियाँ बनी हुई थी, उसके बीच में जो मंदिर से ध्वज के सामने बालावन, उसी का होता है। अभी जो बताया, हाँ, अभी तो चैत्र वृक्ष के आगे मणियों के रत्नपीठ स्थित थे, 16 योजन ऊंचे थे, 1 कोस लंबे थे। वहाँ महेंद्र ध्वज बताया था। महेंद्र ध्वज के आगे में ये जिन ग्रह बताए, तो ये जिन ग्रह जो हैं उसमें 500 धनुष की प्रतिमाएं हैं, ऐसी बताई। और प्रतिमाएं कैसी है, तो सब रत्न जड़ित ऐसी, केश पास आदि सब बने हुए हैं, होठ बने हुए हैं, है ना। अंजन मणि से मूल बना हुआ है, सब बना हुआ है उसमें। अब कहते हैं वहाँ बाह्यगिरी का विस्कंभ नंदनवन के समीप मेरू पर्वत की बाह्य चौड़ाई 9,954 योजन एवं 1 योजन के 11 भागों में से 6 भाग प्रमाण है। मेरू पर्वत की बाह्य चौड़ाई 9,954 योजन एवं 1 योजन के 11 भागों में से 6 भाग प्रमाण है। बाह्य में विस्कंभ, उसकी परिधि बाह्य परकोटा 31,479 योजन से कुछ अधिक है। अभ्यंतर गिरी का विस्कंभ नंदनवन के समीप मेरू पर्वत की भीतरी चौड़ाई 8,954 योजन और 1 योजन के 11 भागों में से 6 भाग प्रमाण है।
वहाँ पर उस पर्वत की परिधि भीतरी परकोट 28,316 योजन और 1 योजन के 11 भागों में से अष्टभाग प्रमाण है। यहाँ पर मेरू पर्वत की चारों दिशाओं में 4 गुफाएं हैं। दक्षिण दिशा में पूर्व दिशा में मणि गुफा, दक्षिण दिशा में गंधर्व गुफा, पश्चिम में चारण गुफा और उत्तर दिशा में चंद्र नाम की गुफा है। ठीक है, मेरू के पर्वत में ऊपर में नंदनवन है, दोनों तरफ कूट थे, कूट के बीच में जो स्थान था वो देवों का निवास, उसी को गुफा कह रहे हैं। यहाँ पर भवन थे, ये गुफा बता रहे हैं। ये चारों गुफाएं 30-30 योजन चौड़ी लंबी है। उनका परकोट कुछ अधिक 90 योजन है और ये 50-50 योजन गहरी हैं। इन गुफाओं में क्रमशः सोम, यम, वरुण और कुबेर लोकपालों का विहार होता है, अर्थात ये लोकपाल इन गुफाओं में गमनागमन करते हैं। मेरू की पूर्वोत्तर दिशा के नंदनवन में बलभद्र नाम का कूट है, जो 1000 योजन ऊंचा तथा मूल भाग में 1000 योजन, मध्य में 750 योजन और अग्रभाग में 500 योजन विस्तार वाला है। ठीक है, मूल, मध्य एवं अग्रभाग में अपने विस्तार से 3 गुणी से कुछ अधिक परिधि से युक्त है। इस बलभद्र कूट पर मंदराधिपति का आवास है। ठीक है, वो मेरू बताया ना, मेरू ऐसा है ना, मेरू के इधर पे उत्तर पूर्व में वो कूट है ना, 1000 योजन चौड़े, 1000 योजन लंबे, ऐसे इस तरह से मध्य में जाके 750, ऊपर में 500 योजन। ठीक, 500 योजन विस्तार वाले। और इस मेरू के चारों दिशाओं में 2-2 कूट युक्त हैं, है ना। मेरू की चारों दिशाओं में 2-2 कूट युक्त हैं। इन बलभद्र कूट पर मंदराधिपति का आवास है। मेरू की चारों दिशाओं में 2-2 कूट हैं। पूर्व दिशा में नंदन और मंदिर कूट नामक कूट है। दक्षिण दिशा में निषद और हेमवत है। पश्चिम में रजत और रुचक कूट है। उत्तर दिशा में सागर और चित्रवज्र नाम के कूट हैं। ये 8 ही कूट 500 योजन ऊंचे हैं। मूल में 500 योजन से कुछ अधिक, मध्य में 375 योजन और अग्रभाग में 250 योजन विस्तार वाले हैं। अब इन 8 कूटों पर 62 योजन एवं 2 कोस ऊंचे, 31 योजन और 1 कोस विस्तार वाले और इतने ही प्रमाण के धारक प्रवेश द्वार वाले 8 प्रसाद हैं। वाह! हर एक कूट पर प्रसाद बने हुए हैं और विस्तार बता दिया उनका, है ना। ऐसे 8 प्रसाद हो गए, हर एक दिशा में 2-2। उन प्रसादों में क्रमशः मेघंकरी, मेघवती, सुमेघा, मेघमालिनी, तोयंधरा, विचित्रा, पुष्करमाला और आनंदिता संज्ञा वाली 8 दिक्कुमारियाँ क्रमशः रहती हैं। ठीक है। मेरू की दक्षिण पूर्व आग्नेय दिशा में दक्षिण पूर्व यानी आग्नेय दिशा में, ठीक है ना। उत्पला और उत्पलोज्वला नामक 4 वापिकाएं हैं। उत्पल, गुल्म, नलिनी। इधर में 4 दिशा में 2-2 कूट हैं। इन 2-2 कूटों के बीच में 4-4 वापिकाएं हैं चारों दिशाओं। अच्छा, 2 कूट यहाँ, 2 कूट यहाँ, तो यहाँ पे 4 ऐसे, ये दोनों के बीच में, आपस में बीच। ये 2 कूट इधर है, 2 इधर, 2 इधर और 2 इधर।
ठीक है, तो इन दो और इन दो के बीच में 4 वापिका, यानी विदिशा में। अक्रॉस। हाँ, मेरू की 4 दिशा। तो नंदनवन के भीतर मेरू के नैऋत्य दिशा विभाग में भृंगा, निभा, गज्जला और गज्जल प्रभा, ये 4 वापिकाएं हैं। नंदनवन के मेरू की वायव्य दिशा में श्री कांता, श्री चंद्रा, श्री निलिया, श्री महिता, ये 4 वापिकाएं हैं। नंदनवन में मेरू की ईशान दिशा विभाग में पद्मा, पद्मगुल्मा, कुमुदा और कुमुद प्रभा, ये 4 वापिकाएं हैं। ये सर्वव्यापिकाएं 50 योजन लंबी, 25 योजन चौड़ी और 10 योजन गहरी है। उसमें बीच में भी वो भवन बने थे, रेस्ट हाउस। ये सर्वव्यापिकाएं चतुष्कोण हैं और चारों ओर विशाल हैं। प्रत्येक वापिका के मध्य में 62 योजन 2 कोस ऊंचा, 31 योजन 1 कोस चौड़ा और उतने ही प्रमाण वाले प्रवेश द्वार से युक्त एक प्रसाद है। यहाँ पर दक्षिण दिशा की विदिशा के प्रसादों में सौधर्मेंद्र के अनुपम भौम विहार है और उत्तर दिशा विदिशा के ईशान इंद्र के भौम विहार हैं। मेरू के चारों दिशाओं में नंदनवन में 4 जिन मंदिर हैं। ये मंदिर 36 योजन ऊंचे, अब सुनो मंदिर कितने हैं, 36 योजन ऊंचे, 50 योजन लंबे और 25 योजन विस्तार वाले हैं तथा 25 योजन प्रमाण वाले पूर्व के धारक हैं तथा पूर्व, उत्तर और दक्षिण दिशा में 8 योजन ऊंचे, 4 योजन चौड़े और 4 योजन ही लंबे द्वारों के धारक हैं। पूर्व दिशा में द्वार चारों दिशाओं में दिए हैं क्या? 50 योजन लंबे, 25 योजन विस्तार वाले और 25 योजन प्रमाण प्रवेश मार्ग के धारक हैं। पूर्व, उत्तर और दक्षिण में 8 योजन, अच्छा 3 दिशा में, पूर्व में, उत्तर में और दक्षिण में है द्वार। ये द्वार की विस्तार बता दिया, 36 योजन, 50 योजन और मंदिर का है वो विस्तार नहीं लिखा ना। प्रवेश मार्ग, ये मंदिर 36 योजन ऊंचे, 50 योजन लंबे और 25 योजन विस्तार वाले चौड़े तथा 25 योजन प्रमाण प्रवेश मार्ग के धारक है। यानी ये तो उनका मंदिर का प्रमाण हो गया क्या? हाँ, मंदिर। और ये 25 योजन प्रमाण जो है वो गेट का हो गया? नहीं, प्रवेश मार्ग के धारक है, मंदिर का प्रमाण है। और गेटों का तो यहाँ दिया है 8 योजन ऊंचे, 4 योजन चौड़े, 4 योजन लंबे। उन जिनालयों की शोभा का वर्णन उपर्युक्त जिन मंदिरों के समान है। उन जिन भवनों में स्थित देवच्छंद, मुखमंडप, प्रेक्षागृह, स्तूप, चैत्य वृक्ष आदि का वर्णन भद्रसाल वन के समान है। जिन भवन में इतनी चीज़ें हैं, देखो, देवच्छंद है, मुखमंडप है, प्रेक्षागृह है, स्तूप है, चैत्य वृक्ष है और भी आदि का वर्णन भद्रसाल के समान है। इसको अलग से और पढ़ना पड़ेगा, परंतु इनका विस्तार, लंबाई आदि दुगनी है तथा जिन प्रतिमा का वर्णन पूर्वोक्त प्रतिमा के समान है। 8 योजन नंदनवन के समभूमि भाग में से 62,500 योजन ऊपर जाने के बाद गोल यानी वलय परिधि वाला 500 योजन चौड़ा एवं श्रेष्ठ पद्मवेदिका सृष्टि सोमनसन है। भद्रसाल, नंदनवन, सोमनस और फिर पांडु। नंदनवन का भी वर्णन बताया, अब ऊपर बताते हैं सोमनस। बहुत सुंदर वर्णन। सोमनस के समीप मेरू पर्वत का बाह्य विस्तार 4,272 योजन और 11 से भाजित 1 योजन की 8 कला प्रमाण है।
उसकी बाह्य परिधि का प्रमाण 13,511 योजन, 11 से भाजित 1 योजन के 6 अंश प्रमाण है। और सोमनस वन के समीप मेरू पर्वत का भीतरी विस्तार 3,275 योजन और 11 से भाजित 1 योजन के 8 भाग प्रमाण है। उसके अभ्यंतर भाग में परिधि का प्रमाण 10,349 योजन और 11 से भाजित 1 योजन के 3 भाग प्रमाण से कुछ कम है। सोमनस वन बलभद्रकूट और चारों दिशाओं में 8 दिक्कुमारियों के 8 कूट आदि के से हीन है। अच्छा, सोमनस वन के बलभद्रकूट है और 4 दिशाओं में जो 8 दिक्कुमारियों के 8 कूट आदि से हीन है। यानी दिक्कुमारियों के कूट नहीं है उसमें, बलभद्र कूट भी नहीं है। बलभद्र और 8 दिक्कुमारियों की कूट नहीं है। अर्थात सोमनस वन में बलभद्र कूट और 8 दिक्कुमारियों के 8 कूट नहीं है और सर्व विस्तार नंदन वन के समान है। ठीक है। नंदन वन और ऊपर सोमनस वन। तो सोमनस वन की वापिकाओं में क्या बोलते, सोमनस वन में बलभद्र कूट और 8 दिक्कुमारियों के कूट नहीं है। दो कूट नहीं है, जो दो चारों दिशाओं में बने हुए थे कूट। बाकी रचनाएं नंदन वन की सोमनस वन की नंदन वन के सवाल है। सोमनस वन में नंदन वन के समान लंबी चौड़ी एवं गहरी 16 वापिकाएं हैं। उन वापिकाओं के मध्य में 50 योजन लंबे, 25 योजन चौड़े, 36 योजन ऊंचे भवन हैं। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 1/3 हो जाती है, लगभग चौड़ाई के ऐसे बना रहे हैं। मतलब यानी कि 50 योजन लंबे हैं, 25 योजन चौड़े हैं। तो 25 जितने चौड़े हैं उससे थोड़े से अधिक ऊंचे हैं, पर 50 से कम है। जितने लंबे हैं ना, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई करें अपन, तो लंबाई 50, चौड़ाई कर दो 25, ऊंचाई कर दो 50 और 25 के बीच का 36। 50/25/36 यानी 2:1 नंदन वन में भी ऐसे यानी ऐसा कर दो 3:2 नहीं बनेगा, पॉइंट में आए तो ऐसे कर 3/4 हुई। हाँ, रेशो बोल रहा था मैं इसका। 1 आधा 3/4, 1 3/4। तो इसको कर दो 4:2:3, है ना? 4:2:3 ये रेशियो है इनका। 12.5, हाँ लमसम है ना? सब यही रेशियो लगभग बैठेगा। 12.5 ये कमाल 4 लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ऐसे होगा। 24/36 4/2 ऐसे बनाना चाहिए। आठ योजन ऊंचे और 4 योजन विस्तार वाले हैं। कहाँ गए? सोमनस वन के मेरू की चारों दिशाओं में 4 मंदिर हैं जो 8 योजन ऊंचे, 4 योजन विस्तार वाले और 4 योजन प्रमाण ही पूर्व, उत्तर और दक्षिण दिशा में दरवाजे हैं। उन जिन मंदिरों की शोभा देखो, शोभा, धूपघट, माला, प्रतिमा की ऊंचाई, छत्र, अष्टमंगल द्रव्यादि का वर्णन पूर्वोक्त अर्हत बिंबों एवं जिन मंदिरों के समान जानना चाहिए। ये सब इसमें से पढ़ना है फिर से अलग से नोट।
मंदिर को जो वास्तु पहला वन में था सेम वही बता रहे हैं ना, हाँ जो पहले वाले वन में था। हाँ, नंदन वन का जैसा था, 4 जिन मंदिर वहाँ भी थे, वहाँ पे भी सेम ही 50, 25, 36 का था। यहाँ पे भी सोमनाथ में भी ऐसे ही है। ये लिखा ना, नंदन वन में 4 जिन मंदिर है। अच्छा हाँ, 4 जैन मंदिर थे, यहाँ पे 4 ये है, यानी यहाँ पे भवन है। मंदिर भवन अच्छा, मंदिर हाँ, छोटा और मंदिर तो छोटे, मंदिर जो है 8 साइज में और 4 साइज छोटा हो जाएगा, उसका मंदिर छोटे, मंदिर 8 योजन और 4 योजन वाले, वहाँ के भवन। यानी जितना बड़ा वो नीचे में वो मंदिर था उतना बड़ा यहाँ भवन है। और भवन में है ना, नीचे जितना बड़ा भवन था उसमें छोटा मंदिर था, और यहाँ पर नीचे जितना बड़ा मंदिर था उतना बड़ा भवन है, उसमें छोटा मंदिर है। चौड़ाई भी कम होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। सोमनस वन के समभूभाग से 36,000 योजन ऊपर गोल परिधि वाला पांडव वन है ना, जो 494 योजन चौड़ा है तथा चूलिका को घेर कर पद्म और वेदिका से परिवृत होकर स्थित है। शिखर पर मेरु 1000 योजन मात्र विस्तृत है, उसकी परिधि 3162 योजन से कुछ अधिक है। अब पांडव वन के ठीक मध्य भाग में 40 योजन ऊंची चूलिका है, जो मूल में 12 योजन, मध्य में 8 योजन और अग्रभाग में 4 योजन विस्तार एवं गोलाकार है। इस चूलिका की पूर्व दिशा में उत्तर दक्षिण लंबी और पूर्व पश्चिम चौड़ी पांडुप शिला है। देखो अब आगे पांडुप वन में चूलिका के इधर पे पांडुप शिला है। इस पांडुप वन के मेरु की दक्षिण दिशा में पूर्व पश्चिम लंबी और उत्तर दक्षिण चौड़ी पांडुप कंबल नाम की शिला है। चारों यानी दिशाओं में 4 शिलाएं हैं। पश्चिम दिशा में उत्तर दक्षिण लंबी और पूर्व पश्चिम चौड़ी रक्त कंबल नामक शिला है। चारों दिशाओं में है, दिशाओं में प्लेटफॉर्म टाइप का पूर्व दिशा में उत्तर दक्षिण लंबी, हाँ पूर्व पांडव भवन के बीच में है। और मेरु की उत्तर दिशा में पूर्व पश्चिम लंबी और उत्तर दक्षिण चौड़ी अतिरिक्त कंबल शिला है। पांडुप शिला रजत एवं स्वर्णमयी है। पांडुप कंबल शिला रजतमयी है। रक्त कंबल शिला विद्रुम वर्ण की है और अतिरक्त कंबल शिला तप्तायमान स्वर्ण के समान स्वर्णमयी है। ये त्रिलोकसार में चारों पांडुप शिलाएं ईशान आदि विदिशाओं में तथा 25 योजन चौड़ी, 100 योजन लंबी और 8 योजन मोटी बताई गई है। टिप्पण में लिखा है नीचे विशेष, इसलिए हमको ध्यान में था तो हमको बोला इसमें दिशा में दी है और इसमें विदिशा में भी है, मतलब त्रिलोकसार में दिया है कि विदिशा में है ये शिलाएं, और इसमें लिखा है कि ये चारों दिशाओं में शिलाएं। इन शिलाओं के ऊपर मध्य में लिखांगे ये शिलाएं आधा योजन ऊंची, ये और ऊपर चलो, ये चारों ही शिलाएं 500 योजन लंबी, 250 योजन प्रमाण चौड़ी और 4 योजन प्रमाण बाहुल्य युक्त यानी मोटी तथा अर्धचंद्र समान आकार वाली है। ये शिलाएं आधा योजन ऊंची, 500 धनुष चौड़ी तथा शिला बराबर लंबी पद्म वर वेदिका से वेष्टित है। वेदिका बनी हुई है, शिला है, वेदिका बनी है, और रजतमयी व कनकमयी स्तूपिकाओं से अलंकृत 4 तोरण द्वारों से शोभित है, यानी स्तूप वाले तोरण द्वार है ना। हमारे यहाँ का पैटर्न है ये, अपने बंद हो गया हालांकि स्तूप। इन शिलाओं के ऊपर मध्य में 500 धनुष ऊंचे और लंबे, उसमें आधे 250 धनुष चौड़े पूर्व मुख स्थित सिंहासन है।
शिलाओं में सिंहासन बने, यहीं पर अभिषेक होता है भगवान का। पूर्व दिशा की शिला पर स्थित सिंहासन पर पूर्व विदेह में उत्पन्न होने वाले तीर्थंकरों का, पूर्व में है तो पूर्व विदेह में उत्पन्न होने वाले तीर्थंकरों का, दक्षिण दिशा की शिला में सिंहासन पर भरत क्षेत्र के तीर्थंकरों का, पश्चिम दिशा की स्थित शिला पर पश्चिम विदेह के तीर्थंकरों का और उत्तर दिशा में स्थित शिला में ऐरावत क्षेत्र के उत्पन्न होने वाले तीर्थंकरों का, चतुर्निकाय के इंद्र अपने अपने परिवार सहित बड़ी विभूतियों के साथ क्षीर समुद्र के जल से भरे हुए स्वर्णमय, अब सुनो कलश, देखो कलश 1008 कलशों से अभिषेक करते हैं। सोमनस वन के समान ही पांडव वन में भी 16,008 कलशों से अभिषेक करते हैं। अच्छा, ऊपर कम नीचे ज़्यादा। सोमनस वन के समान पांडव वन में भी 16 वापिकाएँ हैं, ऐसा जानना चाहिए। सोमनस वन के समान ही पांडव वन में भी 16 वापिकाएँ हैं। इसमें भी पांडव वन में भी चारों की दिशाओं में 4 वापिकाएँ हो जाएंगी। पांडव वन में चूलिका के पूर्व आदि चारों महाविदिशाओं में 33 योजन और 1 कोस लंबे, 2 कोस 16 योजन चौड़े और 25 योजन ऊंचे 4 जिन मंदिर हैं। पांडव वन में भी क्या है, पूर्व दिशा पूर्व आदि चारों महादिशाओं में, यानी 4 दिशाओं में 4 जिन मंदिर बता रहे हैं, है ना। 16 योजन चौड़े, 2 कोस कितने, 1 कोस लंबे, 2 कोस 16 योजन चौड़े और 25 योजन ऊंचे। तैंतीस योजन यानी क्या है, विद्रुम्बन। विद्रुम्बन यानी रक्त कंबल शिला जो है वो विद्रुम्बन की है। अलग अलग दिशा में अलग अलग वर्ण है। हाँ, पांडुक शिला रजत में ही हो गई। हाँ, तो वो विद्रुम्बन की है। तो विद्रुम्बन यानी रक्त कंबल शिला विद्रुम वर्ण की है और अति रक्त कंबल शिला तप्तायमान स्वर्ण के समान स्वर्णमयी है। नहीं पता और उन मंदिरों के 1 योजन ऊंचे, 2 कोस चौड़े और इतने ही बड़े प्रवेश मार्गों से युक्त पूर्व दिशा और उत्तर में दरवाजे हैं। उनमें जिन बिंबों आदि का वर्णन पूर्व के समान है। इसमें 2 दरवाजे, उसमें 3 दरवाजे थे। फिर से पढ़ना है। भद्रसाल के भूतल पर यह मेरु लोहित मणि के वर्ण के समान वर्ण का धारक है और यह पहला भाग है। उसमें 16,500 योजन ऊपर दूसरा भाग पद्म वर्ण का है। उसमें 16,500 योजन ऊपर तपे हुए स्वर्ण के समान तीसरा भाग है। उसमें आगे 16,500 योजन ऊपर जाने के बाद वैडूर्य वर्ण का चतुर्थ भाग है। उससे आगे 16,500 योजन ऊपर नील वर्ण का पंचम भाग है। इसके आगे 16,500 योजन की ऊंचाई पर छठा भाग हरित यानी हरे रंग के वर्ण का है तथा उसके आगे 16.5 योजन ऊपर जम्बू नद स्वर्ण वर्ण वाला 7वां भाग है। यह सुमेरु
टिप्पण में दिया है, या सुमेरु पर्वत मूल में 1000 योजन प्रमाण वज्रमय, मध्य में 61 योजन प्रमाण उत्तम रत्नमय और ऊपर 38,000 योजन प्रमाण स्वर्णमय है। तिलोकसार में और इसमें थोड़ा सा अंतर है। इसमें 16,500 योजन में अलग अलग तरह के 7 बता दिए और उसमें 3 ही किए हैं। नीचे में उसमें बता दिया वज्रमय है, बीच में विविध प्रकार के रत्नों से युक्त है, ऊपर स्वर्णमय है मात्र। 3 तरह का उसमें बताया है। ये भद्रसाल वन का भाग हो गया, एक भाग हो गया ऐसा। ये मेरू पर्वत के लिए बता रहे हैं अभी। पहाड़ को टोटल बता रहे हैं। अच्छा, मेरू भद्रसाल वन में जो मेरू है उसका बता दिया। भद्रसाल वन नीचे में है, हाँ, एक भाग जो है बीच में मेरू है। एक भाग ऐसा है, दूसरा भाग वैसा है, तीसरा भाग ऐसा ऐसा, चौथा भाग भूमितल के नीचे 1000 योजन गहरे मेरू पर्वत का प्रदेश 16.5 पृथ्वी, उपल यानी पत्थर, बालुका और सरकरा इन चारों से निर्मित है। ऊपर भूतल पर वैडूर्य मणि रचित प्रथम कांड रत्नमय है, द्वितीय कांड स्वर्णमय है, तृतीय कांड चूलिका वैडूर्य है। यह मेरू 3 लोक का मानदंड है। विशेषार्थ, सामान्यतः मेरू के 3 कांड बनाए गए हैं। उसमें 5वें परिच्छेद पर्यंत प्रथम कांड संज्ञा है, वह सब रत्नमयी है। सप्तम भाग पर्यंत द्वितीय कांड संज्ञा है, वह स्वर्णमयी है। मेरू की चूलिका की संज्ञा यह तृतीय कांड है, वह वैडूर्यमयी है। ये माता जी ने विशेषार्थ में 3 तरह से बता दी, इसको अलग से बता दिया। उसको मणिमय मान लिया, वो पहला वो आ गया ना। हाँ, उसमें 5वें परिच्छेद पर्यंत प्रथम कांड संज्ञा है। ये 7 कांड बनाए हैं इसमें, है ना। तो 7 में से 5 को इसमें कर दिया है, क्या बोलते, ये रत्नमय कर दिया। सप्तम भाग पर्यंत द्वितीय कांड है तो उसको स्वर्ण में कर दिया है, और चूलिका को अलग से दे दिया वैडूर्य मणि में। माता जी ने इस प्रकार से उसमें अलग है, उतनी है 3 तरह का आएगा, क्योंकि विस्तार वैसे बनाएंगे तो। चलो, इस मेरू पर्वत के नीचे अधोलोक है। अब इसको कल विचार करेंगे अधोलोक से, है ना। फिर आगे चलेंगे, कल पूरा होने वाला है। मतलब ये इधर का, ये बीच का उनको विदेश क्षेत्र बताने में थोड़ा लगा। ये जो चिन्ह बना हो